नमस्ते नमस्कार राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फ्यूल पे। तो आज देखिए हम आपके आगे क्या लेकर आए हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। कितना करीब है तो 30-31 जनवरी की उसकी डेट आ चुकी है। आप एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो अक्सर सीटेट में आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेडागोजी से रिलेटेड भी हैं, मिक्स हैं ये क्वेश्चंस। तो चलिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेन एम ऑफ गुड असाइनमेंट इन ईवीएस। देखिए वो कह रहा है मेन एम, मेन जो उद्देश्य है ईवीएस में गुड असाइनमेंट का, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं उसका मेन मकसद, मेन उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देखिए क्या, हाँ वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो रिवीजन कराना चाहते हैं लेसन की, एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आप जानते हैं, अवसर देना। एक्सटेंसिव लर्निंग क्या होता है, देखो दो टाइप की लर्निंग होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव यानी कि जब आप इंटरनली किसी चीज़ को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ते हैं, जबकि एक्सटेंसिव क्या होता है, ओवरलुक्ड, मतलब आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे, व्यापक शिक्षा इसे बोलते हैं कि मोटा मोटा नज़र मारना। थर्ड इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय का सदुपयोग करना। या फिर पॉइंट डी जो है आपका ऑप्शन डी, कीप स्टूडेंट्स एंगेज, यानी कि उन्हें व्यस्त रखना। तो क्या इसमें से कौन सा मेन उद्देश्य, कौन सा मेन मकसद है ईवीएस में गुड असाइनमेंट्स का। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सटेंसिव लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, मतलब कि अवसर देना, मौके देना, ताकि क्या करें बच्चे व्यापक शिक्षा यानी कि ओवरलुक्ड या इंजॉय करके, एंटरटेन करके पढ़ सकें। तो ये तो था इसका मेन जो गुड असाइनमेंट है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है अगला, एज अ ईवीएस टीचर, suppose you are an EVS teacher, if you are asked to organize a field trip to a zoo, then what should be the major objectives। अब देखिए आप एज अ EVS टीचर लगे हुए हैं अपने स्कूल में और आपको क्या कहा जाता है कि आपको एक फील्ड ट्रिप यानी बाहर बच्चों को घुमाने ले जाना है जू में यानी चिड़ियाघर में। देन व्हाट शुड बी द मेजर ऑब्जेक्टिव, तो मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए, ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन, बच्चों को क्या है एक्टिव लर्निंग का एक क्या है एक्सपीरियंस, एक क्या मिलेगा उनको, एक योग आप क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस करना, मतलब अपने आप में महसूस करना, उस चीज़ों का अनुभव लेना। या फिर बी पॉइंट, प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट, बस बच्चों को क्या है इंजॉय हो जाए, उनका फन हो जाए, ये सब मस्ती मजाक हो जाए। या फिर पेरेंट्स को सेटिस्फाई करना कि हम उनको क्या प्रोवाइड करें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। या फिर टू चेंज मोनोटोनी ऑफ द रूटीन स्टडी, रूटीन यानी कि रेगुलर स्टडीज। और मोनोटोनी क्या होता है, मोनोटोनी मीन्स बोरिंग, और आप कह सकते हैं सेम वे, रेगुलर एक ही तरीके से क्लास लग रही है, पहले इसका पीरियड दूसरा इसका पीरियड। तो क्या ये इफेक्टिव लर्निंग है। तो आप एज ईवीएस टीचर हैं तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या है आपको क्या मिलेगा, सही ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यू विल ऑफर एक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस टू चिल्ड्रन, बच्चों को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ कुछ नया सीखने का अनुभव मिलने वाला है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज। ध्यान देने वाली बात देखिए, पहली बात तो नॉट इंक्लूडेड, इंक्लूड नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, एफएज में, जैसे एफए और ऐसे होते हैं, ऐसे मतलब समेटिव 6 मंथ्स के गैप में, फॉर्मेटिव मतलब 3 मंथ्स के, क्वार्टरली जिसे हम कह देते हैं। इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज 3 चीज़ें देखनी है, एक तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए एफए में, ठीक है, और किसके, ईवीएस की। और कौन सी स्टेज पे बात हो रही है, तो प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं ऑप्शंस के साथ, आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप्स, क्या इसमें से इंक्लूड नहीं है, नहीं है पे ध्यान देना है अपने। आइडेंटिफाइंग लर्निंग गैप, जो मतलब याद करने में जो गैप मेंटेन हो रहा है वो। ग्रेडिंग और रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट, हमें बात कर रहे हैं प्राइमरी की, प्राइमरी स्टेज यानी कि बहुत ही छोटे बच्चों की बात की जा रही है, ग्रेडिंग और रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स। आइडेंटिफाइंग डेफिशिएंसीज, ये आइडेंटिफाई करना कि कमी क्या रह गई है लर्निंग में, टीचिंग में। या फिर एनहेंसिंग लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है उनको एनहेंस करना, उसे सुधारना। तो आपको क्या है इसका सही उत्तर जांचना है कि प्राइमरी स्टेज पे ईवीएस के एफए में किस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया जाता है।
तो प्राइमरी स्टेज पे कभी भी ग्रेडिंग और रैंकिंग को नहीं इंक्लूड किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के फॉर्मेटिव असेसमेंट में, लेकिन अगर वो प्राइमरी स्टेजेस की बात हो रही है तो वहाँ पे ग्रेडिंग और रैंकिंग बच्चों को नहीं दी जाती है। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, वो क्या कहता है क्वेश्चन 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट। ध्यान दीजिएगा कि इनमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो परफॉर्म हो रही है और वो रिस्पॉन्सिबल है जंगलों के खत्म होने में, जंगलों का विनाश हो रहा है, डिसअपियरेंस, वो खत्म होते जा रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या है? 4 ऑप्शन है आपके आगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, की बांध बन रहे हैं। कलेक्शन ऑफ लीव्स फॉर ट्रेड पर्पसेस, व्यापार के पर्पस से क्या है, लीव्स का कलेक्शन हो रहा है, पत्तों को तोड़ा जा रहा है। मेकिंग बैम्बू बास्केट्स, बांस की ये टोकरियां वगैरह बना लेते हैं। मेकिंग प्लेटेड लीव्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, मतलब कि पत्तियां इकट्ठी की जा रही हैं, जो गिरी हुई पत्तियां हैं, देखो जो गिर गई हैं वो तो शेड ऑफ लीव्स है, एज अ इनका वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो गई है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। बैम्बू क्या है, बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करता है, आप ये जानते होंगे कि सबसे जल्दी ग्रो करने वाला एक प्लांट है, तो ये बैम्बू है। और इससे बास्केट बनाती है जो बहुत यूज़फुल है, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते इससे जंगल बिल्कुल नष्ट होते जा रहे हैं। लीव्स का व्यापार के रूप में करना भी गलत है। तो सही उत्तर आप समझ ही गए हैं कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स है, यानी कि बांध बनाने के लिए क्या है, हम लैंड को क्लियर करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे जंगलों का विनाश हो रहा है, यानी कि नष्ट हो रहे हैं, वो डिटेरियोरेशन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है, वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, कि वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। तो आपका क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। मोस्टली होता क्या है, यहाँ पे बच्चे इंडिया पे टिक कर देते हैं, क्योंकि हमने जीके की बुक में उनको इतनी बार माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया होता है, तो उनका सबसे पहले कहाँ जाता है, इंडिया की ओर जाता है, जबकि ये इंडिया में नहीं है माउंट एवरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नेपाल। यानी कि माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, वो है नेपाल में, जिसकी कैपिटल आप जाने तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन बड़ा है पर इजी है और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, साहिल सेड, साहिल ने कहा आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट ड्यू टू फीवर। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं, या तो वो पिछले क्वेश्चंस में आ चुके हैं, या फिर वो एक्सपेक्टेड है, यानी कि आने वाले एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। क्वेश्चन 6 ये कहता है कि साहिल बोल रहा है, साहिल सेड आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट ड्यू टू फीवर, मुझे बुखार है, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ। आई एम गोइंग थ्रू शिवरिंग, देखिए शिवरिंग यानी कंपन हो रही है बॉडी में, फीवर यानी मुझे बुखार है, हेडेक यानी मुझे सिर दर्द भी है, और मुझे पसीना आ रहा है, स्वेटिंग मीन्स पसीना। आई हैव गो माई ब्लड टेस्ट डन, यानी कि अभी अभी मैंने क्या कराया, अपने ब्लड टेस्ट कराए हैं। एंड डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब, देखिए डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्रिप्शन की है, प्रेस्क्राइब मी हार्श मेडिसिन, यानी जिन्हें हम कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ दी हैं। साहिल माइट बी सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज। अब आपको क्या लगता है, सिम्टम्स पे नज़र मारिए कि शिवरिंग भी, फीवर भी हो रहा है, हेडेक भी हो रहा है, स्वेटिंग भी हो रही है, तो साहिल किस बीमारी से पीड़ित है? अगर उसे इतना बुखार हो रहा है तो क्या वो डायरिया है, क्या वो टाइफाइड है, या फिर वो मलेरिया है, या फिर कॉलेरा है? तो ध्यान दीजिए, अगर फीवर के साथ साथ आपको कंपन महसूस होती है, शरीर में ठंड लगती है, सिर दर्द भी है, पसीना भी है, तो ये सभी सिम्टम्स किसके हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मलेरिया के। तो साहिल माइट बी, यानी कि साहिल किससे सफ़र कर रहा हो सकता है, वो मलेरिया नामक डिजीज से सफ़र कर रहा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कहता है, एनिमल्स हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर। अब देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया है कि वो जानवर जो रात को जागते हैं, जैसे कि आप क्या है, आउल, जानते हैं ना उल्लू को, और आजकल तो बच्चे भी जो रात को स्टडी करते हैं लेट नाइट, उनको भी नाइट आउल्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, नाइट आउट पार्टीज करते हैं, तो वो भी कैसे हैं, नाइट आउल्स हैं। एनिमल हु आर अवेक एट नाइट सी ऑब्जेक्ट्स इन विच कलर। ध्यान दीजिए कि जो जानवर रात में जागते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट्स किस कलर के दिखाई देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट्स को किस रंगों में देखते हैं,
तो क्या उनको लाल रंग में दिखाई देते हैं या सभी रंग दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट या फिर ग्रीन? अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और नहीं आता है तो हम आपको बता देते हैं कि इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of, ध्यान दीजिए, what is the name of a thin powdery structure present inside the petals of flowers? अब देखिए, आप कोई भी फूल लेते हैं तो फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, सुंदर सुंदर जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पेटल्स कहा जाता है। अब बात ये हो रही है कि थिन पाउडरी स्ट्रक्चर कुछ उन लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे पॉलन कहा जाता है, उसे एंथर कहते हैं, उसे स्टिग्मा कहते हैं, या फिर रेडिकल कहा जाता है? तो थिन पाउडरी सब स्ट्रक्चर की बात जब भी आ जाए पेटल्स में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलन या फिर पॉलन ग्रेन्स। अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप चाइना रोज में देख सकते हो। चाइना रोज के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा साइंस में, और अगर नहीं पढ़ा है तो हिबिस्कस, यानी कि जिसे हम आसान भाषा में गुड़हल बोलते हैं, तो वो लाल रंग का फूल होता है और उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पॉलन ग्रेन्स देखने को मिल जाएंगे। येलो कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स हेल्प इन फाइटिंग आयरन डेफिशिएंसी? ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कौन से खाना है, कौन से फूड हैं जो आयरन, यानी कि जब हमारी बॉडी में लोह मिनरल की कमी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें कौन सा फूड खाना चाहिए? तो देखिए, इन्होंने ऑप्शन दिया राइस, चावल, आंवला या फिर लेमन, नींबू जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन बी ये कह रहा है आंवला, जिगरी लिखा है यहाँ पे, जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऑप्शन सी वो कह रहा है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ऑरेंजेस। ऑप्शन डी वो कह रहा है जैगरी, लेमन एंड राइस। तो आपको क्या लगता है? आपको सही आंसर मालूम है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन से फूड हैं जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को ख़त्म कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। देखिए, अगर हमारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें अनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो अनीमिया में बॉडी बहुत ज़्यादा पेल हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इसकी डेफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हमें जिस टाइप का खाना खाना चाहिए वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंवला। आंवला में बहुत सिट्रिक, ये जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना बेटा, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो आंवला में सिट्रिक एसिड के साथ साथ और भी एसिड्स हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एस्कॉर्बिक एसिड। जैगरी, गुड़ बहुत अच्छा होता है पाचन शक्ति को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी कि आज के मौसम में जो हम स्पिनच, पालक, साग खाते हैं, इनमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक प्रेजेंट होती है, यानी ये रिच इन आयरन होते हैं। तो आपको ये सभी फूड क्या देने वाले हैं? आयरन देने वाले हैं। तो इसे ज़रूर खाइए, इस सीज़न में बहुत अच्छे हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी में वार्मनेस यानी गर्मी प्रोवाइड करने के लिए। तो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग पोम्स एंड स्टोरीज इन टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस? देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चन हमने बीच में इंक्लूड कर रखे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि मेन उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड किसके, कि हमने पोम्स और स्टोरीज भी ईवीएस की बुक में ऐड ऑन करी हैं। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको कहते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं टू एनकरेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, यानी कि बच्चों की जो सोचने की क्षमता, जो उनकी क्रिएटिविटी है, वो रचनात्मक जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके, हम उसे एनकरेज करें। या फिर हैव अ चेंज इन रूटीन कंटेंट, यानी कि डेली के डेली जो आप बोरिंग से एक चैप्टर्स पढ़ाते आ रहे हैं उस रूटीन कंटेंट को थोड़ा सा चेंज, थोड़े से बदलाव के साथ पढ़ाया जाए। या फिर ऑप्शन सी है, वो कहते हैं कि कंप्लीट अप द टेक्स्ट बुक, कि टेक्स्ट बुक को कंप्लीट करना है भाई, भरना है, तो इसके लिए आप इसमें कोई भी चैप्टर डाल दो। तो क्या ये पर्पस है? या फिर पोइट्स और स्टोरी टेलर कह रहे हैं भाई हमारी डिमांड है जी, किताबों में हमारे पोएम और स्टोरी को तो डालना ही डालना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन की ओर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि सही उत्तर क्या है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा ईवीएस की बुक में पोम्स और स्टोरीज को ऐड ऑन करने का। तो मेरा जो उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब आप स्टोरीज यानी रचनात्मक करते हैं तो बच्चों की एबिलिटी इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन पावर उनकी क्या होती है? इंप्रूव होती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एनकरेज इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आपने भी यही सोचा था तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी इस समय क्या है सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अगला प्रश्न, कुडुक इज अ लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं, कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ क्वेश्चन मार्क, यानी कि कुडुक कहाँ के लोकल लैंग्वेज हैं। तो ऑप्शन आपके आगे हैं कि मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। ध्यान दीजिएगा, कुडुक इज द लोकल लैंग्वेज फॉर द पीपल ऑफ मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर झारखंड। तो आप अंदाजा लगाना शुरू कर दीजिए, गैस जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने कितने के सही उत्तर दिए और आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कुडुक कहाँ की लोकल लैंग्वेज है, तो वो है झारखंड की, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, Which of the following places is termed as cold desert of our country? हमारी कंट्री यानी कि भारत में कोल्ड डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है। कोल्ड डेजर्ट, देखिए कोल्ड मतलब ठंडा और डेजर्ट मीन्स मरुस्थल। तो मिट्टी वाले मरुस्थल बहुत देखे, गर्मी जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, हमने सहारा के बारे में पढ़ा, थार के बारे में पढ़ा, लेकिन ये तो पूछ लिया कोल्ड डेजर्ट किसे कहते हैं। तो वो क्या है आपके आगे 4 ऑप्शन है, लद्दाख, लेह, ऊटी या फिर मनाली। तो जल्दी से गैस कीजिए, और अगर आपने सोचा है कि वो है ऑप्शन नंबर ए, तो क्या आप सही हैं? बिल्कुल सही हैं, लद्दाख को ही कोल्ड डेजर्ट माना जाता है इंडिया का। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, Poems and stories are effective in transacting the theme of EVS. This is because poem and stories, देखिए अब आपको प्रश्न को ध्यान से सुनना है। वो क्या कह रहा है कि पोम और स्टोरीज, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा कि पोएम और स्टोरी आर इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इन ट्रांजैक्टिंग द थीम ऑफ ईवीएस, यानी कि जो मेन मकसद है, मेन जो थीम है ईवीएस का, वो क्या है, पोएम और स्टोरीज उसको मोर इफेक्टिव बना देती है। ऐसा किस लिए है, पोएम और स्टोरीज को ऐड ऑन करना किस लिए है, वो क्या करती है, इट कैन प्रोवाइड द कंटेक्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट, क्या वो कंटेक्चुअल लर्निंग यानी कि जो आपका कंटेक्स्ट है, जो सिलेबस है, उसकी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है एक, या फिर इट कैन नर्चर द क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक सेंस। देखिए वो पूछ रहा है, या फिर वो क्या करेगी, इट कैन नर्चर क्रिएटिविटी, बच्चों में रचनात्मक क्या है क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करेगी, या एस्थेटिक सेंस कह सकते हैं। एस्थेटिक सेंस यानी कि सौंदर्य शास्त्र, आपके एनवायरनमेंट के सौंदर्य को, प्रकृति की ब्यूटी को दिखाएगी, या फिर इट कैन बी रिच डिपिक्शन ऑफ द चाइल्ड्स एनवायरनमेंट, बच्चों का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो एक आपको एक नया एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर बच्चों को इंग्लिश सीखनी है तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, तो वो आपको रिच डिपिक्शन दिखाई देती है कि बच्चों को वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। या फिर इट कैन एक्सप्लेन वेरियस कॉन्सेप्ट्स, वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को बीच में लेकर आती है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये ईवीएस में इस तरीके का योगदान दे रही है? तो आपको क्या लगता है, जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और बात कर रहे हैं कि पोम्स एंड स्टोरीज की एज एन इफेक्टिव लर्निंग इन थीम ऑफ ईवीएस, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हमने अभी पीछे भी पढ़ा कि वो बच्चों में क्या करती है, क्या नर्चर करती है, क्रिएटिविटी पैदा करती है, एंड एस्थेटिक सेंस यानी कि वो क्या दिखाती है, सौंदर्य शास्त्र के बारे में बताती है। स्पेशली इन आर्ट्स में हम बात करते हैं किसकी, एस्थेटिक सेंस की, यानी कि एक सौंदर्य, ये ब्यूटी ऑफ नेचर। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस। अब इनमें से ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसके ज़रिए क्या है, प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक प्लांट से दूसरा प्लांट, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, ये फॉलो ऑन आगे बढ़ती चली जा रही है साइकिल। तो देखिए 4 ऑप्शन है, ईटिंग, वो खाते हैं इसलिए रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, इवेपोरेशन, प्रेशर, वाष्पीकरण हो रहा है, पानी हम उसमें डालते हैं वो इवेपोरेट हो जाता है, जैसे कि आप जानते हैं पेड़ पौधों में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है, मतलब लॉस ऑफ वाटर, या फिर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो क्या है, आपका जो मेल पार्ट होता है प्लांट का, उससे फीमेल पार्ट में जाते हैं, जिसे हम कार्पेल और पिस्टल बोलते हैं। कंडेंसेशन होती है, यानी कि अब सारी चीज़ें कंडेंस हो गई हैं, जमना शुरू हो गई हैं। क्या इनमें से चारों में से कौन सी प्रोसेस आपको नज़र आ रही है इसका सही उत्तर, तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने तैयारी कर रखी है, अगर आप ईवीएस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस इज नोन एज पॉलिनेशन।
यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर। अब पॉलिनेशन भी दो टाइप की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस। तो देखिए सेल्फ में क्या होता है कि सेम प्लांट में क्या है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं पॉलन ग्रेन्स, तो वो तो हो गई सेल्फ। लेकिन अगर बात की जाए दूसरी क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स है वो सेम प्लांट में तो गिरते हैं लेकिन अदर फ्लावर में गिरते हैं, तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे में गिरे तो वो कैसी पॉलिनेशन हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन। तो आते हैं 15th के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है। वेस्ट तो यानी आप समझते ही हैं, कुछ भी बचा हुआ या कुछ भी वेस्ट आपके जो भी आपने काम कर चुके हैं, अब कुछ भी यूज़ का नहीं रही चीज़ आपके, तो वो वेस्ट हो गई। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर देती हैं, यानी कि वो डीकम्पोज नहीं हो पाती, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो जाती, सिंपलर नहीं हो पाती हैं, ऐसी चीज़ों को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला जाता है। ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से पॉल्यूट करती हैं। तो चलिए 4 ऑप्शंस हैं, देखते हैं वन बाय वन। मैन्योर, जिसे हम कहते हैं खाद। आगे है काउ ड्यूरिंग, लिखा है काउ डंग। क्या है ये, काउ डंग है, यानी कि जो गाय का गोबर होता है और उसकी यूरिन होती है वो। प्लास्टिक्स इन्होंने बोला हुआ है, और गार्बेज यानी कि जो डोमेस्टिक जो कूड़ा कचरा निकलता है वो। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी चीज़ है जो डीकम्पोज नहीं हो पाती है। तो इसमें से जो देखिए बाकी चीज़ें सब डीकम्पोज हो जाती हैं, एक प्लास्टिक ही ऐसा है जो सिंथेटिक होने की वजह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, एंड दैट इज़ वाई प्लास्टिक वो एक थिंग है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में काउंट होती है। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज, यानी कि मेन स्रोत क्या है पानी का। तो हमारी कंट्री में जो मेन स्रोत है पानी का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्षा। तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा भारत है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में अब तो देखो नदियों, नहरों, बोरवेल, ट्यूबवेल्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन जो अल्टीमेट एक सोर्स माना जाता है वो क्या है, रेन वाटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पॉल्यूशन इज नॉट कॉज्ड बाय द यूज ऑफ। इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल करने से पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण नहीं होता है। तो देखिए पॉल्यूशन आजकल तो हर किसी चीज़ से हो रहा है। पहला ऑप्शन है सोलर एनर्जी, यानी कि सूर्य तापीय एनर्जी, सूर्य की एनर्जी जो है ऊर्जा। वुड यानी कि लकड़ी। पेट्रोल आप जानते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन से हैं। पेट्रोल आप जानते हैं, हाइड्रोकार्बन है वो भी एक तरीके से, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। सोलर एनर्जी सूर्य की एनर्जी। वुड को जलाते हैं, लकड़ी को, तो एशेस भी प्रोड्यूस होती है और स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। पेट्रोल तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो सही उत्तर को आपकी हिंट मिली गई होगी। तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोलर एनर्जी। सूर्य की देखो, और धरती पर कभी पूछ लिया जाए कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो वो भी सूर्य ही है, सन ही है। और पॉल्यूशन नहीं करने वाली एनर्जी भी क्या है, सोलर एनर्जी है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 18। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि ओजोन लेयर, देखिए ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय। देखिए इन्होंने क्या क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया। वो कह रहे हैं इनमें से किससे ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, यानी कि ओजोन लेयर नष्ट होती है। तो पहले तो जान लेते हैं ओजोन लेयर है क्या। देखिए हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की एक परत है, एक लेयर बनी हुई है गैस की, और वो गैस का जो फॉर्मूला है वो है O3। नॉर्मल ऑक्सीजन गैस को हम O2 लिखते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है। लेकिन अगर एक और नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो वो O3 बन जाता है, जिसे हम ओजोन कहते हैं। तो ओजोन क्या है, सूर्य की जो पैरा बैंगनी किरणें होती हैं जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, इतनी हार्मफुल कि अगर वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे पड़ जाए तो स्किन पूरी तरीके से जल जाएगी, हमें स्किन कैंसर हो जाएगा।
उससे प्रोटेक्ट करती है हमें ओजोन लेयर। ठीक है, तो ये हमारा एज अ ब्लैंकेट भी कह सकते हो, जैसे हम एटमॉस्फेयर को ब्लैंकेट कहते हैं, तो ये हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये नहीं होगी तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी और हम इस तरीके से खुलेआम बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन लेनी पड़ेगी। तो 4 ऑप्शन है HC119 स्मोक, जो कि स्मोक और फॉग का मिक्सचर होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि जितने भी कूलेंट होते हैं घर में जो ठंडक प्रदान करते हैं ऐसे अप्लाइंसेस से निकलती है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक ऑक्साइड है, जो हमारे नेचर में यूजुअली प्रेजेंट होती है ड्यू टू पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट है, ये एक तरीके का पॉल्यूशन में पाया जाता है, तो ये भी एसिड रेन का भी एक क्या है मेन कंपोनेंट है SO2। तो अब देखो, आपको ऑप्शंस की ओर ध्यान दीजिए और बताइए कि ओजोन लेयर को डिप्लीट कौन करता है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं, हालांकि सभी कहीं ना कहीं इसको नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, लेकिन जो इसका मेन जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है वो है CFCS, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, जितने भी घर में उपकरण हैं, अप्लाइंसेस हैं जो ठंडक देते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, आपका AC हो गया, या गाड़ी का AC हो गया, या फिर आप जो डीओ एरोसोल्स होते हैं ना, जितने भी डीओ स्प्रेस करते हैं आपको ठंडक महसूस होती है, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है और वो सभी रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन की डिप्लीशन के लिए, यानी कि उसके डिस्ट्रक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द गैस एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग इज, ऐसी कौन सी गैस है जो मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, देखिए ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है, जब क्या होता है धरती पर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से एकदम से राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है टेम्परेचर, तो धरती में क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी बन जाती है और उसे ही क्या नाम दिया गया है, ग्लोबल वार्मिंग। होता क्या है, उस गर्मी से जितने भी बर्फ के पहाड़ हैं जिन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं वो मेल्ट होने लग जाते हैं। तो अगर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो होगा क्या, वो सारे बह के नदियों में आएंगे और समुद्र में आएंगे, तो उनका लेवल राइज हो जाता है। तो जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं यहाँ पे बाढ़ का, फ्लड्स का रीजन बन जाते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के पीछे कुछ गैसेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, लेकिन इसमें पूछा द गैस एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, तो मेन कॉम्पोनेंट होता है का CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को रैपिडली इंक्रीज कर देती है। 4 ऑप्शन थे, CO2, H2S जिसे हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बोलते हैं, CH4 जिसे हम मीथेन गैस बोलते हैं, SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए CO2। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, इन वाटर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज आर सेड टू बी द, देखिए वाटर पॉल्यूशन यानी कि पानी को दूषित करने में इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री को किस लेवल पे रखा गया है, लाइन सोर्सेज कहा गया है इसे, या फिर इसे पॉइंट सोर्स किया गया है, एरिया सोर्सेज बोला गया है, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको स्रोत बताने हैं मेनली कि इसमें जो हमारा इंडस्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज ये स्थापित हैं जगह जगह पर, तो इनमें इनसे जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है वो किस तरीके का स्रोत है। देखिए लाइन बाय लाइन एक के बाद एक ये पोल्यूशन फैलाया जा रही है, हर तरीके का केमिकल्स ये पानी में भी छोड़ते हैं, धुआं चिमनियों से भी बाहर निकलता है, इसीलिए रेजिडेंशियल एरिया से इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा दूर बनाया जाता है ताकि रिहायशी इलाकों में इसके साइड इफेक्ट्स यानी जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं बॉडी में वो ना हो। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए कि इंडस्ट्रीज को एज अ लाइन सोर्स माना जाता है इन क्रिएटिंग वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण में जो इंडस्ट्रीज का रोल है वहाँ पे उसको लाइन स्रोत के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, अगर आपको लगता है ये किसी के काम आने वाली है तो ज़रूर शेयर कीजिए उनके साथ। तो आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ दिस इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए नॉन रिन्यूएबल, देखो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय जिसे आप दोबारा बना सकते हैं, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल जो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे दोबारा बना नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन है, कोल यानी कि कोयला, फॉरेस्ट यानी कि जंगल, वाटर और टर्टल। टर्टल तो आप जानते हैं कछुआ है। तो आपको रिसोर्सेज की बात हो रही है, स्रोत बताने हैं, स्रोत यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल है ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए। तो ऑप्शन आपको मैंने 4 डिस्कस कर दिए हैं, आपको बस सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है कि नॉन रिन्यूएबल। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए टर्टल तो रिसोर्स में नहीं आ रहा है क्योंकि इसके बिना ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। पानी एक ऐसा सोर्स है जो आपका क्या है, जिसके
है क्या, मतलब इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फॉरेस्ट ऐसा है कि आप वनों को, पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाकर, जैसे हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं, यानी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो इसे भी हम अपने रिसोर्स को बचा सकते हैं। लेकिन कोयला की बात की जाए तो भविष्य के लिए ऐसा माना जाता है कि बस 50 साल और ये हमारे पास रहने वाले हैं, कोल पेट्रोलियम, उसके बाद ये सभी नष्ट हो जाएंगे। क्यों नष्ट हो जाएंगे? क्योंकि हम इनका एक्सप्लोटेशन जो कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि कोयला, पेट्रोलियम, कोल को बनने में बहुत साल लगते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। धरती के अंदर क्या है, इसका कन्वर्जन होना वुड का कोल में, जिसे हम कार्बनाइजेशन भी बोलते हैं, तो बहुत लंबी प्रोसेस है, जो कि अब कहा जा रहा है कि धीरे धीरे ये नष्ट होती चल जाएंगी, क्योंकि हम इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। तो एज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जब भी पूछा जाए तो वो क्या है, कोल है। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विच ऑफ दिस इज बायोडिग्रेडेबल। देखिए मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो सकते, यानी हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं, पॉल्यूटेड करते हैं। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है, यानी कि जो डिग्रेडेड हो जाए, यानी जो डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए सिंपलर कंपाउंड में, और आसानी से क्या है, नष्ट हो जाए, हमारे एनवायरनमेंट को दूषित ना करे। तो आपको 4 ऑप्शन है। काउ डंग, यानी कि गाय भैंस का जो गोबर होता है वो, पॉलीथीन जो हम इस्तेमाल करते हैं, पॉलीबैग जो अभी सरकार ने पीछे बैन भी करी बट स्टिल वी आर यूजिंग इट। ऑप्शन नंबर सी कोक कैन, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कैन्स आती हैं ये। या फिर डीडीटी, ये जो आपका होता है, ये छिड़काव होता है इस दवाई का, पानी में जो स्टैग्नेंट वाटर, स्टिल वाटर होता है ना, लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है, तो उसमें वाटर बॉर्न डिजीजेज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर, मॉस्किटोज आते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा कि बायोडिग्रेडेबल है। देखो डीडीटी जो है वो तो सबसे बड़ी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करती है। ये यूज़फुल तो है कि मॉस्किटो पैदा नहीं होने देती, लेकिन स्टिल ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। कोक के जो कैंस होते हैं वो टिन और एल्यूमिनियम के बने होते हैं, तो मेटल्स को डिकम्पोज करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। और बात करी जाए पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन तो सिंथेटिक है, वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उसको डिकम्पोज किया जा सके। तो काऊ डंग ऐसा है जो आप जानते हैं, ये कुछ समय के बाद मैन्योर बन जाते हैं, यानी ड्राई होने के बाद ये खाद बन जाते हैं, और उसे आप खेतों में डाल सकते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है उससे। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काऊ डंग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, बायोटिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक होता है जितना भी लिविंग कंपोनेंट है हमारे पर्यावरण का, उसमें क्या क्या होता है। प्रोड्यूसर्स इन्होंने ऑप्शन दिया, प्रोड्यूसर्स होते हैं फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। इनको ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं होते, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये। जैसे कि हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, हम इन पर डिपेंड होते हैं कि खाना पौधों में उगेगा तो हम उसे पका के खाएंगे। कंज्यूमर, यानी कि जैसे हम लोग हैं, हम कंज्यूमर हैं। अब कंज्यूमर भी अलग अलग टाइप के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर अलग होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर अलग होता है, यानी एक लेवल से ऊपर हो जाना। तो हम भी कंज्यूमर में आते हैं कि प्रोड्यूसर ने खाना बनाया तो हम उनको कंज्यूम करने के लिए जाते हैं, उनसे खाना लेते हैं और फिर खाते हैं। डीकम्पोजर्स, जो बचे हुए वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो आसानी से डीकम्पोज हो सके। तो या फिर वो कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो बात हो रही है बायोटिक की, यानी कि लिविंग कंपोनेंट की। तो लिविंग कंपोनेंट में सभी के सभी आते हैं, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है डीकम्पोजर्स इंक्लूड। अभी हमने पीछे पढ़ा कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल चीज में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो आसानी से डिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बन जाए। तो उसमें इंक्लूड कौन से होते हैं, क्या उसमें बैक्टीरिया होता है, ये जो जीवाणुओं की हम बात करते हैं, फंजाई, फंगस जिसे हम फफूंद बोलते हैं, या फिर बोथ बैक्टीरिया और फंजाई, या फिर जानवर, एनिमल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो बात की जाती है तो डीकम्पोजर्स की, तो डीकम्पोजर के जो आपके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका बैक्टीरिया और एक होता है फंजाई। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, यानी कि ए एंड बी बोथ। तो आपका बोथ ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। ए बायोटिक, देखो बायोटिक पढ़ लिया तो ए बायोटिक तो क्लियर
हो ही गया। एबायोटिक यानी कि जो लिविंग नहीं नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर हो गया, रेन हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। डज नॉट इंक्लूड कह रहा है वो, ध्यान दीजिएगा कि एबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या नहीं आता है, एयर, वाटर, सॉइल और प्लांट्स। अब देखिए इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं, हवा, पानी, सॉइल या फिर प्लांट्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि लिविंग कंपोनेंट, और अगर आपने डिफरेंसेस अगर क्या बिल्कुल करें हैं स्कूल में डिफरेंसेस, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि प्लांट्स को लिविंग में रखा जाता है। ऐसा किस लिए? क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स कभी भी एबायोटिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कराए हैं आपको और आपको पसंद भी आए होंगे ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? वर्मी कंपोजिटिंग इज डन बाय। तो सबसे पहले जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग होती क्या है। कंपोस्टिंग मतलब होता है खाद, खाद बनाना। लेकिन वर्मी, देखिए क्या लिखा है, वर्मी। वर्मी का मतलब होता है वर्म्स, यानी कि वर्म्स। वर्म्स की मदद से जब क्या है खाद तैयार की जाती है। देखो अब इससे मैं एक रिलेटेड क्वेश्चन भी बताती हूँ कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपके जितने भी टेट्स के एग्जाम होते हैं, एस्टेट सीटेट, उसमें पूछा जाता है कि जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, उनका फ्रेंड क्या होता है, यानी कि फार्मर्स फ्रेंड कौन है? तो वो माना जाता है अर्थवर्म को, रेड हेडेड अर्थवर्म। स्पेशली अर्थवर्म जो केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में जब चलते हैं तो चैनल क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि ऐसे सुरंगें बनाते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे उनकी बॉडी मूव करती है तो वो सुरंगें बननी शुरू हो जाती है। अब ये जो चैनल है इसकी वजह से मिट्टी में एरेशन यानी रेस्पिरेशन, हवा जाना, पानी जाना बहुत ईजियर हो जाता है। तो ये फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। दैट इज़ वाई अर्थवर्म को हम फार्मर के, किसानों का दोस्त भी बोलते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे वर्मी कंपोस्टिंग यानी वर्म से खाद तैयार हो रही है। तो ऑप्शन क्या है इसका? सी इसका सही उत्तर है, यानी कि वर्म, स्पेशली रेड हैडेड अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखिए, इफ वेस्ट मटेरियल contaminate the source of drinking water, which of the following disease will spread? अगर जितना भी गंद है, वेस्ट मटेरियल है, वो कॉन्टामिनेट यानी कि मिक्स हो जाता है किसमें? पीने वाले पानी में, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में। तो कौन सी बीमारी है जो फैलेगी? ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन है आपके आगे, स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या अनीमिया। तो ध्यान देना बहुत अच्छे से कि अगर पानी, तो आपको ध्यान देना है कि वाटर बोर्न डिजीजेस कौन सी होती हैं, यानी पानी से पैदा होने वाली डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं। देखो स्कर्वी जो होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। टाइफाइड एक वाटर बोर्न डिजीज है। मलेरिया जो मॉस्किटो की वजह से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोफिलस बोलते हैं, फीमेल एनोफिलस है, बेसिकली फीमेल ही होता है, जो मादा मच्छर है वही काटती हैं। अनेमिया मैंने आपको बताया जो आयरन की कमी से होता है बॉडी में। तो इसका सही उत्तर आप समझ ही गए होंगे कि ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड, यानी कि वो टाइफाइड से पीड़ित था। जो पीछे अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा था वो मलेरिया से था, कि साहिल ने बोला कि मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, सर दर्द हो रहा था, उसमें मलेरिया आ गया था। लेकिन यहाँ तो बात सीधी सीधी हो रही है वाटर बॉर्न डिजीजेस की। तो यहाँ पर क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। इन आर कंट्री द वन महोत्सव डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वन महोत्सव डे, ध्यान दीजिए नाम तो डे दे दिया, लेकिन ये एक दिन नहीं पूरा हफ्ता मनाया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अक्टूबर 2, तो यहाँ से आपको पता चल गया, नहीं मैडम ने बोला हफ्ता मनाया जाता है, ये तो है ही नहीं। या फिर 1 दिसंबर वो कह रहे हैं, यानी कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, या 10 अगस्त 10 अगस्त को, या फिर 1 जुलाई। अब देखिए 1 जुलाई है, ये फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, पूरे के पूरे हफ्ता, एक हफ्ते तक इसे मनाया जाता है वन महोत्सव को हमारे भारत में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से इन सभी क्वेश्चन की ओर। मेडिसिन ऑफ क्विनाइन इज प्रोवाइडेड बाय। देखिए क्विनाइन एक मेडिसिन है, वो पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा प्लांट है जैसे हम क्विनाइन जो एक मेडिसिन है जो प्रोवाइड होती है। देखो क्विनाइन का इस्तेमाल बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में किया जाता है, ट्यूब्स जो आप लगाते हैं स्किन पर। अब पूछा ये जा रहा है कि इन चारों में से किस प्लांट से ये ऑब्टेन होता है। तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, यूकेलिप्टस जिसे हम सफ़ेदे का पेड़ भी बोलते हैं, एकोनाइट प्लांट, किंचोना पॉइंट,
प्लांट या फिर मनी प्लांट। मनी प्लांट तो हम घर में लगाते हैं, यूकेलिप्टस आप जानते हैं सफ़ेदे का, जिससे हमें मिंट मिलता है, पेपरमिंट मिलता है, या फिर एकोनाइट या किंचोना। तो इसका सही उत्तर क्या है? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर नहीं जानते तो जो क्विनाइन है वो ऑब्टेन होती है सी से, यानी किंचोना प्लांट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरनमेंट इज, हमारे पर्यावरण का ऊर्जा का जो चीफ सोर्स है वो क्या है? मैंने पीछे भी बताया, अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से सुनी है, तो जो मेन स्रोत है ऊर्जा का हमारे पर्यावरण में, हमारे धरती पर, वो कौन सा है? आग है, चांद है, सूरज है, या फिर सितारे हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सन। एक सन ही है जो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ। तो वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।